हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए डेली लाइव वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि बीए फर्स्ट ईयर में अगर आपने मिडाइवल हिस्ट्री ले रखी है, मध्यकालीन इतिहास ले रखी है एंड सेकंड सेमेस्टर के आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आपके पूरे 8 यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड उनके आंसर के साथ आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि लाइव स्टार्ट हो चुकी है। जल्द से जल्द जुड़ें और चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो एग्जाम से पहले अगर आपने पूरा अगर सेकंड सेमेस्टर का मिडाइवल हिस्ट्री आपको समझना है, तो ये 8 यूनिट्स अगर आपने देख लिया, मतलब कि ये अगर एक पूरा वीडियो देख लिया आपने, तो पूरा का पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा आपका पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। तो ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। आपको बहुत सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इतना देख लेंगे वीडियो। तो जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, मैं पूरा एक सीरीज में इन सबको लगा रहा हूं कि एक करके अगर आप वो प्लेलिस्ट ओपन करते हैं ना, तो उस प्लेलिस्ट से आपके कई सारे सब्जेक्ट्स के पूरे पोर्शन कंप्लीट होते हुए आपको नजर आएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से सभी के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग आकर के जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी जो राजवंश था उसका जो है स्थापना किसने किया हुआ था। तो महमूद, सुबुक्तगीन, अल्पगीन या फिर इस्माइल। तो देखो, जो गजनी राजवंश भारत में आया उसका स्थापना जो है महमूद गजनबी ने गजनी राजवंश की स्थापना किया हुआ था। लेकिन ये जो शुरुआत हुआ, तो इसमें शुरुआत हुआ अल्पतगीन के हिसाब से। अल्पतगीन जो है पहला राजा बना था इस खानदान का। उसके बाद अल्पतगीन के बाद उसका बेटा सुबुक्तगीन, उसके बाद फिर महमूद राजा बना था। लेकिन भारत में जो गजनी वंश था वो महमूद ने इस्टेब्लिश किया हुआ था। अब बात करते हैं, अल्पतगीन जो था वो बुखारा के सामंती शासक का क्या था, दास था। तो कौन से सामंती का दास था, तो वो अब्दुल मलिक का दास था। और ये देखो, दास था, फिर वहाँ से उसका बेटा राजा बनता है। जब ये राजा बनता है गजनी का, और फिर महमूद बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, अल्पतगीन किस सन में जो है खुरासीन का भार सौंपा गया। अल्पतगीन को कौन से टाइम पीरियड पे जो है खुरासीन का भार सौंपा गया। तो 956 ईस्वी में इसको खुरासीन का भार सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, खुरासान का भार सौंपने से पहले अब्दुल मलिक ने अल्पगीन को किस पद पर नियुक्त किया हुआ था। तो उससे पहले जो ये अल्पगीन था वो हजीबुल हज्जाब के पद पर नियुक्त था। और इसको अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन के जो कौशल था, उसके अंदर जो स्किल्स थी, उसको देख करके उसने इसको अपना दामाद बना लिया था। और फिर अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद ये क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस इतिहासकार ने तुर्कों के प्रसार को 10वीं और 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के राज्य के अद्वितीय आंदोलन कह करके संबोधित किया हुआ है। कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में मुसलमानों के साम्राज्य के लिए तुर्कों का जो प्रसार था वो अद्वितीय आंदोलन रहा, जिसकी वजह से भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्टेब्लिश हो सका। तो ऐसी बात करने वाले थे लेनपुल महोदय ने ये बात कही हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सन 1977 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु के बाद कौन गजनी का राजा बना। यहाँ देख सकते हैं 1977 लिख दिया हुआ है, ये 977 ईस्वी है, 977 है, ये 1977 नहीं है, क्योंकि 1977 तो अभी का टाइम पीरियड है। तो 1977 में अल्पतगीन की जब मृत्यु होती है तो राजा कौन बनेगा, अल्पतगीन का बेटा कौन, सुबुक्तगीन, ये राजा बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सुबुक्तगीन किसका दामाद और गुलाम था। तो सुबुक्तगीन जो था वो अल्पगीन का जो है दामाद और इसका गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुबुक्तगीन उसका बेटा नहीं था, उसका दामाद था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठता है। तो सुबुक्तगीन जो था वो गजनी की राजगद्दी पर कब बैठता है, जब 977 ईस्वी में अल्पतगीन की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन क्या बनता है, गजनी का राजा बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सुबुक्तगीन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्राप्त किया गया। तो सुबुक्तगीन को इनमें से अमीरुल उमरा की उपाधि प्राप्त दिया गया। कौन सी, अमीरुल उमरा लोगों का अमीर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे, खुरासीन के प्रांत सुबुक्तगीन ने कब विजय प्राप्त किया था। जो खुरासीन का प्रांत था उस पर सुबुक्तगीन ने कब विजय प्राप्त किया। तो 994 ईस्वी में इसने उस एरिया पर विजय प्राप्त किया था। अब बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में कि सुबुक्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा में कब आक्रमण किया था। तो सुबुक्तगीन ने पहली बार 986 से 987 ईस्वी के टाइम पीरियड में पहली बार भारत की सीमा पर आक्रमण किया। और अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हो जाती है। तो 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 20 साल शासन करने के बाद इसकी मृत्यु होती है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 कि सुल्तान महमूद गजनबी कहाँ का शासक था। तो महमूद गजनबी आपको पता ही है कि वो गजनी का शासक था। ओके अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस तुर्की शासन ने भारत में 1000 से 1026 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी जब 997 में राजा बनता है तो उसके बाद 1000 से लेकर के 1026 सालों के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण करता है कौन, महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि महमूद गजनबी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था। तो पहली बार महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16वां नंबर का क्वेश्चन कि 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनबी ने पराजित किया हुआ था। तो 1001 ईस्वी में जब उसने आक्रमण किया तो जयपाल को उसने पराजित किया हुआ था महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि महमूद गजनबी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था। तो वो था जयपाल। जयपाल को 1001 ईस्वी में इसमें पराजित किया तो वो इस पराजय को सह नहीं पाया और उसने कहा कि मैं मतलब कि किसी और के सामने पराजित तो होने का जो कह सकते हैं अपमानजनक चीज़ है वो नहीं स्वीकार कर सकता और इसने आत्महत्या कर लिया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि महमूद गजनबी ने मुल्तान को कब पराजित किया, कब विजय प्राप्त किया। तो 1006 ईस्वी में महमूद गजनबी ने मुल्तान को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन कि महमूद गजनबी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य जमाया। तो महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आधिपत्य जमाया हुआ था अपने लगभग 13वें आक्रमण में 1018 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20वें नंबर का क्वेश्चन कि महमूद गजनबी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था। आई होप सभी लोगों को पता होगा कि महमूद गजनबी ने कौन से मंदिर पर आक्रमण किया हुआ था। तो ये था सोमनाथ का मंदिर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन कि महमूद गजनबी ने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर किस टाइम पर किस सन में आक्रमण किया हुआ था। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ। अंतिम बार महमूद गजनबी ने आक्रमण कब किया था। तो 1027 ईस्वी में इसने अंतिम बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यह सुल्तान महमूद गजनबी जो था ये भारत पर इसने विजय प्राप्त किया या भारत पर आक्रमण किया, इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या था। तो सबसे मेन उद्देश्य था आपका धन संग्रह करना, पैसे लूटना, इसका मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपनी शासन प्रणाली की पुस्तिका में महमूद एक न्यायपूर्ण शासक, विद्या प्रेमी, उदार स्वभाव, विशुद्ध जो है धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, ऐसा किसने लिखा हुआ है। तो ऐसा अपनी पुस्तक में लिखने वाले हैं सैलजुक वजीर निजामुल मुल्क, इन्होंने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला एशिया का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनबी के साथ भारत में आने वाला एशिया का जो प्रसिद्ध इतिहासकार था वो था अलबरूनी। अलबरूनी भारत में महमूद गजनबी के साथ आया हुआ था। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय राजधानी दिल्ली से आगरा हुआ था। यानी कि कौन सा सुल्तान था जिसके टाइम पीरियड में जो राजधानी थी वो दिल्ली से आगरा हुआ था। तो वो टाइम पीरियड था सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि राजधानी जो था वो दिल्ली से कहां पर हो गया था, आगरा हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राज्य का जो अंतिम शासक कौन थे। तो सल्तनत युग जो था उसमें दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी जो वंश था वो था लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तो लोदी वंश था, इसका संस्थापक कौन था, मतलब लोदी वंश की शुरुआत कैसे हुई थी, संस्थापना किसने किया था। तो बहलोल लोदी था इसका संस्थापक लोदी वंश का। कौन, बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा है कि 4th नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन लोदी शासक जो था वो हिंदू माँ का बेटा था। वो कौन सा लोदी शासक था जो क्या था, हिंदू माँ का बेटा था। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो ये बहलोल लोदी था ना, यही हिंदू माँ का बेटा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा शहर सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा ऐसा सिटी था जो सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आगरा, और इसी को इसने जो है अपनी राजधानी भी बनाया हुआ था सिकंदर लोदी ने दिल्ली से हटा करके। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली। क्यों उसने डाला, क्योंकि इटावा, बयाना, ग्वालियर, धौलपुर आदि जागीरों पर जो है अधिक नियंत्रण वो चाहता था, इसलिए उसने आगरा शहर की क्या किया, नींव डाला।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7th नंबर का क्वेश्चन कि लोधी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक कौन था। तो लोधी वंश का जो सबसे बेहतरीन सबसे श्रेष्ठ शासक रहा वो रहा सिकंदर शाह लोधी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर शाह लोधी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन कि बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया था। बादलगढ़ का जो किला बनाया गया उसको भी किसने करवाया था, सिकंदर लोधी ने ही उसको भी निर्माण करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कौन, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9वें नंबर क्वेश्चन कि 1526 में हुआ जो पानीपत का पहला युद्ध था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो 1526 का जो टाइम पीरियड था उस समय सुल्तान था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी से ही बाबर की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मारा गया। तो कौन सा सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, तो वो था इब्राहिम लोदी। बाबर से लड़ाई करते हुए ये युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जौनपुर को दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया। वो कौन सा सुल्तान था, तो वो था बहलोल लोदी, जिसने जौनपुर को फिर से क्या किया, दिल्ली के साथ कनेक्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने खाद्यान्न पर से जो है जकात हटा दिया था। तो खाद्यान्न पर से जकात हटाने वाला था सिकंदर लोदी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौन, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिकंदर जो है लोदी जो सुल्तान था वो कौन से नस्ल के थे। तो लोदी जो सुल्तान थे ये अफगान नस्ल के थे, या अफगान से आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी का वजीर कौन था। तो सिकंदर लोदी का जो वजीर था वो था मियाँ भुआ। कौन था, मियाँ भुआ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके समय में अमीरों का प्रभुत्व चरम सीमा पर था। कौन सा ऐसा वंश रहा जिसके टाइम पीरियड पर अमीरों का जो प्रभुत्व रहा वो काफी हाई लेवल पर था, चरम पर था, तो वो था लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कार्ड आपको दिख रहा है, और इन ऑप्शंस को एक सीरीज में बना करके आपको जो टिक करना है वो ऑप्शंस यहाँ पर है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें 1, 2, 3 तीनों ही रीजन थे दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 17 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, और कौन सा सुल्तान गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो था सिकंदर लोदी, जो गुलरुखी, उसने अपना मतलब जो कविता वाला नाम था उसको गुलरुखी कर दिया था कि गुलरुखी लिख रहा है कविताएं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन रहा। तो वो भी कौन ही था, सिकंदर लोदी ही सबसे शक्तिशाली सबसे जो है प्रतिपूर्ण, जो अपने पास कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ, जो भी कह लें, मतलब सिकंदर लोदी काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस पूरे सीरीज में। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। तो सिकंदरी का प्रचलन कौन करता था, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि लोदी वंश का संस्थापक, तो ये पहले बता दिया है आपको, बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था, वो दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है, तो यह संदर्भ है बहलोल लोदी का। अगला क्वेश्चन है आपके पास लोदी वंश का अंतिम शासक। तो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और यहीं से लोदी वंश की खत्म होती है और दिल्ली सल्तनत भी खत्म होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो जो इनाम था, वो जो भूमि था वो दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था। तो सिकंदर लोदी के बचपन का नाम था निजाम खां। निजाम खां इसके बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो आपको मैंने पहले ही इसी वीडियो में बताया हुआ है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया हुआ था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था परगना में। परगना जो है काबुल का एक शहर है, वहां पर हुआ था परगना में इसका जन्म। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन कि बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो वो कौन था, तो वो था बाबर। बाबर की उम्र उस समय 12 साल थी जब उसको उत्तराधिकार दे दिया गया। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। आपने अगर जो कौन सी मूवी थी यार, एक वेब सीरीज था बाबर को लेकर के,
नाम याद नहीं आ रहा है, बट अगर आपने वो देखा होगा तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको कि कैसे कैसे क्या चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन कि बाबर ने जो है 1507 ईस्वी में बादशाह की पदवी धारण किया। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की जो है धारण किया हुआ था कहाँ पर, तो वो परगना में ही धारण किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर के भारत में प्रवेश किया। तो बाबर पहली बार जब पश्चिम से भारत की तरफ आ रहा है तो वो पंजाब से होकर के भारत में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था किसने, तो शेरशाह सूरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा हुआ था, क्योंकि शेरशाह सूरी का और उसके पास का जो लोधी वंश था उसका जमता नहीं था, तो उसलिए जो है शेरशाह सूरी ने भेजा था, बुलाया था कि अब बाबर आए और आक्रमण करें। अगला क्वेश्चन है आपके 7 नंबर क्वेश्चन कि बाबर जो है वो भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया, तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया 1526 ईस्वी में, पानीपत का पहला युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला था बाबर। अगला क्वेश्चन है आपके पास भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा क्या, देखो बाबर का उस टाइम पीरियड नाम था क्या, जहीरुद्दीन मोहम्मद, और इसने अपना नाम रखा क्या, बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम जो है शुरुआत हुआ था, नींव रखी गई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी से जो लड़ा गया उसी में इसकी नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन हारा, तो बाबर से कौन हारा था, इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी हारा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि पानीपत की पहली लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई, तो वो कौन सी दो सेनाएं थी, बाबर और लोदी साम्राज्य, बाबर और लोदी साम्राज्य के बीच लड़ाई लड़ी गई और बाबर ने लोदी साम्राज्य को हराया, इब्राहिम लोदी को मारा और मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो हुआ उसका मुख्य कारण था अफगानों की आपसी फूट, जो यहाँ पर लोग थे उनकी आपसी फूट की वजह से जो है बाबर जीता। बाकी घुड़सवारी सेना भी अच्छी थी, तेलुगामा भी अच्छा था, उनकी सैन्य कौशल भी अच्छी थी, लेकिन मेन भूमिका इसने निभाया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगामा जो नीति था उसका प्रयोग पहले कब किया, तो इसका प्रयोग 1526 ईस्वी के में जो है पानीपत के पहले युद्ध में किया गया। और यह प्रयोग क्या था, तो ये एक इस तरह का प्रयोग था जैसे कि एक सेना इधर से आ रही है और एक सेना इधर से आ रही है, इधर से बाबर की सेना आ रही है, इधर से इब्राहिम लोदी की सेना आ रही है, तो बाबर की सेना का कुछ हिस्सा जो है आसपास में जंगल था, तो इस जंगल में कुछ हिस्सा कुछ टुकड़ी को भेज दिया, इधर भी जंगल था तो इधर भी अपनी कुछ टुकड़ी को भेज दिया। फिर क्या हुआ कि ये दोनों सेनाएं लड़ रही हैं, बाबर की कुछ सेनाएं सामने से लड़ाई कर रही है और दोनों में लड़ाई हो रही है। फिर क्या हो रहा है कि ये जो सेनाएं हैं ये इधर से आकर के पीछे से इसमें क्या हुआ, आक्रमण किया इस सेना पर। अब जब पीछे से सेना पर आक्रमण हो रहा है, पीछे से भी मर रहे हैं, आगे से मर रहे हैं, पूरी सेना में क्या हुआ, भगदड़ मच गया और इसमें जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था, तो मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल करने वाला था बाबर। मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किसने किया था, बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि बाबर के प्रसिद्ध दो तोपचियों का नाम क्या था, मतलब जो तोप चलाते थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था दोस्त मुस्तफ़ा और जो है उस्ताद अली कुली, ये नाम था दोनों का। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि मध्यकालीन इतिहास में वो पहला कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया, तो जल और थल दोनों पर लड़ा जाने वाला मध्यकालीन इतिहास का पहला जो युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा की नदी जो थी वहां से मतलब जल और थल दोनों से लड़ाई लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन कि खानवा के युद्ध जो 1527 में बाबर द्वारा लड़ा गया, बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला वो राजदूत कौन था, तो वो राजपूत था राणा सांगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या, राणा सांगा इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दिया गया। तो पानीपत का जब पहला युद्ध लड़ा गया और विजय प्राप्त हुआ तो इस युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में बाबर ने जो काबुल के निवासी थे उन सभी को एक एक चांदी का सिक्का दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि बादशाहनामा का लेखक कौन था, तो बादशाहनामा का लेखक जो था वो था अब्दुल हमीर लाहौरी। अब्दुल हमीर लाहौरी ने इसको लिखा था।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से बनवाया। तो बाबर ने जो काबुल में चांदी का सिक्का बनवाया वो शाहरुख नाम से बनवाया, शाहरुख। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे। तो बाबर ने जो बाबरी नामक सिक्के थे वो कांधार में चलाए थे। आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या, कांधार। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो जिहाद का नारा देने वाला युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया ताकि लोगों में मतलब एक जो कहते हैं इमोशनल सपोर्ट मिल सके। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि किस युद्ध में विजय होने के उपरांत बाबर को गाजी क्या उपाधि दिया गया। तो खानवा के युद्ध में जब लड़ाई से जीत जाते हैं तो उसको क्या कहा गया कि गाजी है ये। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 29 जनवरी 1528 में चंदेरी ने राजपूतों को हराया। जो है 1828 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया। तो 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। यहाँ आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कब हुआ था। तो अकबर का जन्म जो है बीरसाट के महल में 1542 ईस्वी में हुआ था। ओके। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपके पास अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी का सूबेदारी मिली। तो अकबर जब 9 वर्ष का था, यानी कि जो है 1551 ईस्वी में अकबर को जो है गजनी की सूबेदारी मिली हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या कह रहा है कि तीसरा नंबर का कि गजनी में युवराज अकबर का संरक्षक किसको नियुक्त किया गया था। तो गजनी में जो सम्राट अकबर था उसका संरक्षण मुनीम खां को नियुक्त किया गया था। बाद में बैरम खां ने उनके संरक्षण किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कालानौर जाना जाता है। कालानौर जाना जाता है अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में। अकबर का जो राज्यारोहण या कह सकते हैं आप जो कहते हैं मुकुट धारण किया गया था, तो सम्राट का राज्यारोहण हुआ था कालानौर में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन कि अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के करनौर नामक स्थान पर कौन से साल में हुआ था। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में करनौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की आयु कितनी थी जब वो सम्राट बना था। तो अकबर की आयु केवल 13 साल की थी जब वो सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच में लड़ा गया। तो पानीपत की पहली लड़ाई आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अकबर और हेमू। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, लड़ा गया। तो हल्दी घाटी जो थी, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका हल्दी घाटी के युद्ध से ही रिलेटेड है कि किसके बीच में लड़ा गया था यह हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे हल्दी घाटी से ही रिलेटेड है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति का सेना का जो है सेनापति कौन था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था हकीम खान। अगला क्वेश्चन भी हल्दी घाटी से रिलेटेड है कि 1576 का हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अकबर का उद्देश्य था मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, क्योंकि मानसिंह का जो है राणा प्रताप के साथ जमता नहीं था, तो उनकी भावना को संतुष्ट करने के लिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि अकबर जो है खानदेश कब जीता। खानदेश एक देश है, इसको अकबर ने कब जीता था। तो 1591 ईस्वी में अकबर ने इसको जीता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण किया हुआ था। तो दक्षिण के विजय के बाद 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने आप को सम्राट कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो वो कौन सा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। तो वो था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था। तो वो था मेवाड़। मेवाड़ जो राणा प्रताप का था, राणा सांगा का था, उसने जो है अकबर का जो है संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन कि गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने किस चीज का निर्माण करवाया था। तो अकबर जब पहली बार गुजरात विजय प्राप्त करता है ना, तो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाता है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवा रहा है अकबर। कब? जब उसने गुजरात विजय प्राप्त किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका जो है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाजा स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? यूपी में है अपने। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसको सौंपी थी। तो अकबर ने जो है काबुल राज्य जो था उसकी सूबेदारी जो है वस्तुनिशा बेगम को सौंपा हुआ था।
अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है 19 नंबर का क्वेश्चन कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में किस साल मिलाया। तो अकबर ने बिहार और बंगाल को 1575 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। तो अकबर ने खुद जो है अदम खान को मारा था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगलों की राजभाषा क्या थी। तो मुगलों की जो राजभाषा थी तो वो थी फारसी, बाकी बोलचाल में उर्दू अरबी का भी यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो अकबर के काल में जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी थी, यानी कि एक एक जगह का मनसब बना करके बिठाया गया था। जैसे कि अभी आज के टाइम पीरियड पे पूरा देश एक है, लेकिन देश में जो है जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का अलग अलग मुख्यमंत्री बनाया गया है जो उस राज्य का देखभाल करे। तो ऐसे ही मनसब बनाया गया था, मनसबदारी व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था। तो वो प्रांत था गोलकुंडा। गोलकुंडा मुगल साम्राज्य का पार्ट नहीं बना। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे। तो अकबर के साम्राज्य में कुल 15 सूबे थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का जो है सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो वो शासक था दोस्त अकबर। अकबर के द्वारा जो है स्वर्ण मुद्रा का सबसे पहली बार प्रचलन किया गया। हमारा पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब का जन्म उज्जैन के पास देहात में हुआ था, कब हुआ था। तो उज्जैन के पास एक देहात में जो है औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि औरंगजेब की माता का क्या नाम था। तो औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या, मुमताज महल। अगला क्वेश्चन है आपके पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह जो शाहजहां है उसने औरंगजेब को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। तो 1634 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का जो है सूबेदार नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है आपके पास चौथे नंबर का क्वेश्चन कि औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम यानी कि जिसको राबिया बीबी है उसके साथ कब हुआ था। तो औरंगजेब का ये विवाह जो है 18 मई 1637 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन कि दिलरास बानो बेगम की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 ईस्वी को हुआ था, कहां पर, औरंगाबाद में इसकी मृत्यु हो गई थी 20 साल बाद शादी के। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि दिलरास बानो बेगम जो राबिया, तो उसको मरणोपरांत अकबर ने कौन सी उपाधि दिया था। तो उसको उपाधि दिया हुआ था रबिया उद्दौरानी का उपाधि। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7th नंबर का क्वेश्चन कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 साल बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी। तो वो किला था आगरा का किला। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आगरा का किला। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8th नंबर का क्वेश्चन कि मुगल बादशाह औरंगजेब में 17वीं शताब्दी यानी कि 1679 ईस्वी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलराम बानो बेगम यानी कि जो है रादिया उद्दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, वो कौन सा जगह था। तो वो जगह था औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो वो मकबरा है रानी उदौरानी का मकबरा, यानी कि जो बीबी का मकबरा बनवाया था उसी को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन कि औरंगजेब ने किसको रहमतन निशा की उपाधि दिया हुआ था। तो वो नवाब बाई थी जिसको उन्होंने रहमतन निशा का उपाधि दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर का क्वेश्चन कि नवाब बाई को औरंगजेब की दूसरी बीवी थी और उसकी मृत्यु 1691 ईस्वी में दिल्ली में हुई और उसे दफनाया गया कहाँ पर। तो उसको दफनाया गया था दिल्ली के ही मोती मस्जिद के पास। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दिया हुआ था। तो जहां आरा को औरंगजेब ने क्या कहा था, साहियात उज जमानी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध बुंदेला का युद्ध था, जिसे ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी को पहला युद्ध औरंगजेब ने लड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन पर बिठाया गया था, 2 बार जो है इसका सिंहासन रोहण हुआ था। तो वो था औरंगजेब, इसका 2 बार सिंहासन रोहण हुआ था। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि औरंगजेब का दूसरी बार सिंहासन रोहण कह सकते हैं आप या राज्याभिषेक कह सकते हैं, ये 1659 ईस्वी में हुआ था, 5 जून 1659 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि जो है धारण किया हुआ था? तो आलमगीर की उपाधि 1658 ईस्वी में इसने धारण किया हुआ था औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया। तो वो भाई कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के साथ संघर्ष में दारा शिकोह मारा गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, राज्य को लेकर के लड़ा गया था और इसमें क्या हुआ कि दारा शिकोह मारा गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। और धर्मत किस राज्य में है इस समय स्थित है? तो धर्मत जो है ये राजस्थान में था। राजस्थान में स्थित धर्मत में जो है ये राजा था जसवंत सिंह, जिसको 1658 में औरंगजेब ने हराया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया हुआ था? तो गोलकुंडा को अपने राज्य में लाने वाला था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त किया वो कौन से थे? तो वो था बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा पर दक्षिण में औरंगजेब ने विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, औरंगजेब ने बीजापुर की जो विजय प्राप्त किया वो कब था? तो 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय प्राप्त किया। गोलकुंडा पर कब विजय प्राप्त किया था? तो इससे 11 साल के बाद 1697 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? तो औरंगजेब ने मुगलों के जो दक्षिणी सूबे हैं उनकी राजधानी बनाया हुआ था गोलकुंडा को। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोलकुंडा। तो ये था दोस्त आपका यूनिट नंबर 5। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। अब इसके बाद यूनिट नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेज लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के मेडाइवल हिस्ट्री के, मध्यकालीन इतिहास के सेकंड सेमेस्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 का। यूनिट नंबर 5 तक ऑलरेडी हमने सारी वीडियोज अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने चैनल पर विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ विजिट टू द चैनल, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। 6 नंबर का यूनिट जो है, इसमें आपका जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? किस डेट को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है? तो 19 फरवरी को हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिवाजी की 8 सदस्य परिषद, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता है, उनमें मंत्रियों में से किसने वित्त का प्रभार संभाल रखा था, यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट किसने संभाला हुआ था? तो जो शिवाजी महाराज की 8 सदस्यीय जो मंत्री परिषद था, उसमें से जो है अमात्य नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने वित्त भार संभाल रखा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3rd नंबर का क्वेश्चन कि शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किस यूरोपीय शक्ति से प्राप्त किया हुआ था? तो शिवाजी के पास जो भी जो है तोप थे या फिर गोला बारूद था, वो उन्होंने पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहां से प्राप्त किया था? पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4th नंबर का क्वेश्चन कि किसके शासनकाल के दौरान शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना किया गया? उस समय किसका टाइम पीरियड था? तो उस समय था मुगल बादशाह औरंगजेब का टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि राजनीतिक शक्ति के लिए लड़ने के लिए शिवाजी को प्रभावित करने वाले भक्ति संत कौन थे, जिन्होंने शिवाजी को प्रभावित किया था कि वो पावर के लिए, राजनीतिक शक्ति के लिए लड़े? तो वो थे रामदास। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रामदास ने शिवाजी को प्रेरित किया था, ये शिवाजी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि 1674 ईस्वी में किस जगह पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया? तो 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी महाराज का जो है राज्याभिषेक किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वह मुगल जनरल कौन था जिसने पुरंदर संधि के लिए शिवाजी को मजबूर किया? तो वो मुगल जनरल कौन था जिसने पुरंदर संधि के लिए मजबूर किया? तो वो था जय सिंह। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जय सिंह था जिसने शिवाजी को मजबूर किया कि वो पुरंदर संधि करें।
अगला क्वेश्चन है आपके पास कि शिवाजी के प्रशासन में धर्मार्थ और धार्मिक मामलों से संबंधित मंत्री कौन था जो धार्मिक मामलों के बारे में देखरेख किया करता था? तो वो था पंडित राव। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंडित राव था जो धार्मिक मामलों का देखभाल करता था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन कि मराठा राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता था? मराठा राजनीति का चाणक्य किसको माना जाता था? तो जो नाना फडणवीस थे उनको जो है मराठा राजनीति जो था उनका चाणक्य माना जाता था। वो राजनीति में ऐसे ऐसे गेम खेलते थे जिससे कि समझ में मतलब आए बिना, दुश्मन को समझ में आए बिना वो कई चीज़ें कर जाते थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे, अपने साम्राज्य की हिफाजत करते थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जवाली को शिवाजी ने किससे जीत लिया था? तो जवाली एक जगह है जिसको शिवाजी ने जो है चंद्रराव मौर्य से जीता हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन कि शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? तो शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने अफजल खान को भेजा था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या? अफजल खान। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि शिवाजी के बाद गद्दी संभालने वाले संभाजी ने औरंगजेब के एक बेटे को आश्रय दिया था, उसका नाम क्या था? तो शिवाजी के बाद गद्दी संभालने वाले जो संभाजी थे उन्होंने औरंगजेब के बेटे मोहम्मद अकबर को जो है आश्रय दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी का महाराज का जो है राज्यारोहण तो जो है रायगढ़ में हुआ था, बट पूछा जा रहा है यहाँ जन्म के बारे में, तो जन्म हुआ था इनका सिवनेरी में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? सिवनेरी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम आप सभी को पता ही होगा कि जीजाबाई था इनके माता का नाम। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि इनके पिता का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शाहजी राजे भोसले। शाहजी राजे भोसले इनके पिताजी का नाम था शिवाजी के। शिवाजी महाराज का जो राजनीतिक गुरु कह सकते हैं और संरक्षक कौन था? तो इनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु थे, संरक्षक भी थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि किस वर्ष में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दिया गया? कौन सा ईयर था जिस ईयर शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दिया गया? तो वो था 1674। 1674 ईस्वी में इनको छत्रपति की उपाधि दिया गया और 1674 ईस्वी में ही इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि किस वर्ष में शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगरा दरबार में 1660 ईस्वी में ही जो है उपस्थित हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 1646 ईस्वी में शिवाजी ने पहली बार किस किले पर अधिकार किया? तो 1646 ईस्वी में शिवाजी ने पहली बार तोरण के किले पर अधिकार किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि शिवाजी से पहले गोरिल्ला यानी कि छापामार युद्ध पद्धति जो है इसका इस्तेमाल किसने किया हुआ था? तो शिवाजी से पहले जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति था इसका इस्तेमाल किया था जो है मलिक अंबर ने इसका जो है यूज किया था पहले भी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि शिवाजी के जीवन का जो प्रारंभिक कार्यस्थली था वो कौन सा था? तो शिवाजी का जो जीवन स्टार्ट होता है उनका जो प्रारंभिक कार्यस्थली रहा वो रहा मालवा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्या होगा? मालवा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? शिवाजी को राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले या देने वाले, प्रदान करने वाले था औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कहा? राजा कहा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि शिवाजी के कोडना किले को जीत करके उसका नाम क्या रखा? शिवाजी ने कोडना किले को जीत करके उसका नाम क्या रखा था? सिंहगढ़ रखा था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंहगढ़। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि शिवाजी के पिता को किसने बंदी बनाया था? तो शिवाजी के पिता जो थे भोसले जी, उनको आदिल शाह ने जो है बंदी बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु कब होती है? तो शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1680 ईस्वी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है आपसे कि कश्मीर का शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने लगवाया था? तो कश्मीर का जो शालीमार बाग है उसको लगवाने वाले बादशाह थे, मुगल बादशाह थे शाहजहां। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2nd नंबर का क्वेश्चन कि सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है उसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर ने।
अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर से करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में जो लाल पत्थर से जो शेख सलीम चिश्ती जो कि अकबर के गुरु थे, अकबर जिनको बहुत मानता था, उसके जो है मकबरे को संगमरमर से बनवाने का काम किया था जहांगीर ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि धरातलीय सजावट में पिट्रा ड्यूरा का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किसने किया था, किस में चीज में किया गया था। तो वो किया गया था जो है एतमाउद्दौला का जो मकबरा था उसमें इसका यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि मुगल काल में जो है किस निम्नलिखित मकबरे में पहली बार जो है पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। तो वो क्या था। तो अभी यही क्वेश्चन सेम आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है कि सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था। यहाँ मकबरा पहले से लिख दिया है, तो जो है एतमाउद्दौला के मकबरे में यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर, पूर्णतया संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत कौन सी थी। तो पहला मुगल इमारत जिसको संगमरमर से बनाया गया था वो था एतमाउद्दौला का मकबरा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन कि मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किस चीज में हुआ था। तो एतमादुद्दौला का मकबरा ही था। तो लगभग देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एतमादुद्दौला का मकबरा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन कि एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था। तो एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण जो है ये करवाया था नूरजहां ने। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ है। तो पहाड़ी चित्रकला आपको देखनी है तो आप यहां भी देख सकते हैं, बसोली में भी देख सकते हैं, जम्मू में भी देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़िए अच्छे से कि जहांगीर काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीकी और शैली जो था उसको शैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। निम्न यूरोपीय विशेषताओं में से कौन सी एक ऐसी थी जिसका अनुसरण मुगल काल में नहीं किया गया। तो मुगल काल में जो है ये त्रियामी जो निकांकन है इसका अनुसरण नहीं किया गया। आप मुगल काल का पूरा हिस्ट्री उठा करके देख लेंगे, इसका अनुसरण देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन कि मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। कौन सा ऐसा मुगल काल का चित्रकार था जिसको पूरब का राफेल कहा जाता था। तो वो है आपका बिहजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि चित्रकारी की कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन था। चित्रकारी की जो कोटा शैली है इसका महान आश्रयदाता था उम्मेद सिंह। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या, उम्मेद सिंह। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि कलाकार जो जहांगीर के दूध खान आलम के साथ परसिया गया था वो कौन सा था कलाकार था। तो वो कलाकार था बिशन दास। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या, बिशन दास। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि अबुल हसन जहांगीर ने शासनकाल का सबसे जो है प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर के शासनकाल का, उसने प्रसिद्ध मुगल दरबार चित्र को चित्रित किया था। वो कौन सा दरबार था। तो वो था जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत जो यहाँ पर वर्णित है उसको उसने जो है चित्रकारी के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। तो निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा। तो वो कौन था, बिशन देश था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौन, बिशन दास। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि जहांगीर ने जो है किस जो कलाकार है उसको नादरुज्जमा की उपाधि दिया हुआ था। नादरुज्जमा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको अबुल हसन जो था उसको जहांगीर ने जो है नादरुज्जमा की उपाधि दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादरुल जो है जामू कहा हुआ था। मतलब वही चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, यहीं पर नादिर उल जम्मा जामू यहाँ पर लिख दिया है, वहाँ जमा लिखा हुआ है, सेम चीज है, अबुल हसन को ही कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न चित्रकार जहांगीर नामा के जो मुख्य पृष्ठ है उसमें चित्रित करने के लिए कौन जाना जाता है। तो उसको चित्रित करने के लिए अबुल हसन को ही जाना जाता है। जहांगीर नामा जो है उसका पहला पृष्ठ इसी ने ही चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन कि किस चित्रकार ने तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ को चित्रित किया था। तो तुझके जहांगीरी कहें या फिर जहांगीरनामा कहें, अबुल हसन ने ही इसको किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था। तो जहांगीरी चित्रकार जो था यह अबुल हसन ही था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादरुल असर की उपाधि दिया गया था। तो नादरुल असर किसको कहा गया था। तो मंसूर को कहा गया था नादरुल असर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के दरबार में जो भी पशु पक्षियों का चित्र बनाया जाता था उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बनाने वाला था कलाकार वो था मंसूर।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में था? तो ऑब्वियसली जहांगीर के टाइम पीरियड पे था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो जहांगीर के चित्रकार आप देख सकते हैं अब्बुल हसन भी था, और अगर आप देखेंगे थोड़ा थ्योरी वाला जो हमने पोर्शन पढ़ाया हुआ अगर आपने देखा होगा तो जो अकारिजा थे ये भी थे, तो ये दोनों थे। तो ये दूसरा और तीसरा ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि मुगल चित्रकला में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत अपनाया गया, जिससे निकट और दूर के व्यक्ति तथा पदार्थ एक ही परिक्षेप में आ जाते हैं, जिसके प्रभाव जो का कारण क्या था, कहाँ से ये प्रभाव के बारे में सीखा गया था इस विधि के द्वारा? तो ये पुर्तगालियों से सीखा गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है कि सूफी परंपरा में जो पीर है, पीर से क्या मतलब होता है, पीर का क्या अर्थ होता है? तो पीर का अर्थ होता है सूफियों का गुरु। जो सूफियों का गुरु होता है वो गुरु को ही पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि सूफी आंदोलन जो है ये मूलतः कहाँ से शुरू हुआ? जो सूफी आंदोलन है ये मुख्य रूप से कहाँ से शुरू हुआ? तो ये पारसिया से शुरू हुआ था, पारस जिसको पारसिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि सूफियों का जो आदेश है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सिलसिले के नाम से जानते हैं। चिश्ती सिलसिला हो गया, औलिया सिलसिला हो गया, शुक्रवर्ती सिलसिला हो गया, तो सिलसिले के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4th नंबर का क्वेश्चन कि अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? तो अमीर खुसरो जो था वो एक संगीतज्ञ तो था ही, संगीत से उसको प्रेम था, लेकिन वो एक सूफी संत भी था, पारस और हिंदी का एक लेखक और विद्वान भी था, इतिहासकार भी था अमीर खुसरो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी चीजें अमीर खुसरो की विशेषता बताती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन कि भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का क्या योगदान था? भक्ति और सूफी आंदोलन के जो संत हुए उनका योगदान क्या रहा समाज में? तो उनका योगदान था कि धार्मिक सद्भावना बनी रहे, लोग आपस में प्रेम के साथ मिलजुल करके रह सकें, लड़ाई झगड़े ना हो। तो वो इनकी धार्मिक सद्भावना ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत कौन से थे? तो शिवाजी के टाइम पीरियड में मराठा संत कौन से थे? तो उस समय संत थे संत तुकाराम। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि शिवाजी के समकालीन थे कौन? संत तुकाराम। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तो जो अलवार संत थे उनकी शुरुआत होती है तमिलनाडु से। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु से इनका आविर्भाव होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8th नंबर का क्वेश्चन कि भक्ति प्रचारक शंकर देन ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग जो है करके उसे लोकप्रिय बनाया हुआ है? तो कौन सी जो है प्रादेशिक भाषा का यूज किया? तो उन्होंने असम की भाषा असमिया का यूज किया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किस संत की शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय है वो कौन के संत के द्वारा फैलाया गया था? तो वो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैलाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संत ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत कौन से थे? जो आप सत्संग कीर्तन की बात करते हैं ना, तो इसकी शुरुआत करने वाले थे चैतन्य महाप्रभु। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 11th नंबर का क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से शुरू हुआ? तो भक्ति आंदोलन जो था ये भारत के साउथ एरिया से शुरू हुआ था, दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ था एंड बढ़ते हुए पूरा उत्तर भारत तक ये चीजें प्रचलित हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी, और इनके दरगाह को जो है अच्छे तरीके से बनवाने का काम किया हुआ था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि एक सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, वो कौन थे? तो वो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुआ था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचलित करने वाले संत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कबीरदास के गुरु थे रामानंद एंड कई सारे महान हस्तियों के गुरु रहे रामानंद। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर भारत में भक्ति का जो आंदोलन था इसका प्रचार प्रसार रामानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि किसको संतों का संत कहा जाता है? संतों का संत किसको कहते हैं? तो रैदास को कहा जाता है संतों का संत। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, रैदास। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो आपको अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि उत्तर भारत में जो है आंदोलन चलाने का काम किया था रामानंद ने, और रामानंद दक्षिण भारत से चल करके उत्तर भारत आए हुए थे।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किसका मिलान गलत है। इनमें जो है किसका मिलान गलत है। तो नामदेव महाराष्ट्र के थे, ये चीज सही है। चैतन्य बंगाल से थे। नरसिंह मेहता गुजरात से थे, ये भी सही है। वल्लभाचार्य गुजरात से नहीं थे बल्कि ये यूपी से रिलेट करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये गलत मिलान है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देख सकते हैं आप। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना करने वाले थे वल्लभाचार्य महोदय। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया। अष्टछाप की स्थापना किसने किया हुआ था। तो आचार्य विट्ठल नाथ ने जो है अष्टछाप की स्थापना किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि तुलसीदास किस राजा के राजस्व काल में थे। तो तुलसीदास जिस टाइम पीरियड में थे वो टाइम पीरियड था मुगल साम्राज्य, जो मुगल सम्राट था अकबर, उसके टाइम पीरियड में तुलसीदास थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। तो इनमें से सबसे ज्यादा जिनका योगदान रहा, जिन्होंने काम किया, वो थे कबीर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो आई होप इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा हो जिसको पता ना हो। तो पैगंबर इस्लाम का जन्म कहाँ पर हुआ था, मक्का में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि सूफी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ था। मतलब सूफी संप्रदाय का उद्भव कब से हुआ, जब इस्लाम आया। तो इस्लाम से ही सूफी संत आए, तो इस्लाम के बाद ही इसका उद्भव स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने किया हुआ था। तो चिश्ती सिलसिले की जो शुरुआत थी वो मोइनुद्दीन चिश्ती से हुआ था। ये मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से अजमेर से ही स्टार्ट हुआ था चिश्ती सिलसिला। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या मैंने ये जो राइट बताया हुआ है राइट है या अब्दुल चिश्ती ही करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसमें। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज हमने पूरा आपका मतलब कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 8 यूनिट तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। और हमने पूरा देख सकते हैं आप जो है एक इतनी बड़ी लंबी वीडियो आपके लिए तैयार कर दिया है जिसमें कि आप एक एक चीज़ समझ सकते हैं। पूरा एक सीरीज आपका एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अपने दोस्तों के पास, सभी के पास जरूर शेयर कर दीजिए जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। एंड लगातार मैं आपके लिए लाइव वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में ये चीज काफी हेल्पफुल होने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।